हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे बेहतर होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस की पेडागोजी। उससे पहले हम देखते हैं कि सीटेट में कितने सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स की पेडागोजी आती है। सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स की पेडागोजी आती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ईवीएस की पेडागोजी कितने मार्क्स की आती है और टोटल ईवीएस सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ईवीएस कितने सब्जेक्ट आते हैं। ईवीएस में सीटेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आप सीडीपी पढ़ोगे, उसके बाद मैथ्स, फिर हिंदी, और इसमें फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट होगा, आप या फिर इंग्लिश ले सकते हो या फिर संस्कृत ले सकते हो। इसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और फिफ्थ सब्जेक्ट जो आपका होगा वो होगा ईवीएस। अब देखेंगे ईवीएस में कितने मार्क्स की पेडागोजी आती है और कितने मार्क्स की ईवीएस सब्जेक्ट आता है। तो आपका सीडीपी वो भी 30 मार्क्स का है, मैथ भी 30 मार्क्स का है, हिंदी 30 मार्क्स की, एंड इंग्लिश या संस्कृत भी आपकी 30 मार्क्स की। इन सभी में 15-15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो टोटल आपके हो गए 75 मार्क्स पेडागोजी में जो आपको उसके बाद देखते हैं कि कितने मार्क्स की 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं पेडागोजी। आप सिर्फ पेडागोजी पढ़ के 75 मार्क्स ला सकते हो सीटेट में, और सीटेट के लिए 75 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको पेडागोजी से मिलने वाले हैं। अब देखेंगे ईवीएस में कितने मार्क्स की पेडागोजी आती है और कितने मार्क्स की आपको एनसीईआरटी बुक से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ईवीएस में 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है, और 15 मार्क्स आप जो एनसीईआरटी बुक्स जो आप पढ़ोगे उससे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पेडागोजी ईवीएस की करवा रहे हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी नोट से हम करवाएंगे 15 मार्क्स की आपकी ईवीएस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ईवीएस का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे ईवीएस का सिलेबस, पाठ्यक्रम। सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है। आप देख सकते हैं दोनों लैंग्वेज मैंने लिखा है। आपको जौन सी लैंग्वेज अच्छी लगे वो उसमें आप देख सकते हो। सबसे पहले है पेडागोजी का जो आपको फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, वो है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति। उसके बाद आप देखोगे पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय का अध्ययन। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। फिर आपको पढ़ना है अधिगम सिद्धांत, लर्निंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। व्याप्ति और संबंध। फिर आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक है आपको पढ़ना है अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप। इस इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्ड्स। एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल्स वर्ड्स, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रयोग व्यवहारिक कार्य। नेक्स्ट आप देखोगे डिस्कशन, चर्चा। नेक्स्ट सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन। फिर आप पढ़ोगे टीचिंग मटेरियल्स, जैसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सामग्री या उपकरण, और प्रॉब्लम्स। लास्ट आपको पढ़ना है प्रॉब्लम्स, समस्याएं। ये आपका हो गया पाठ्यक्रम, सिलेबस आपका। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखोगे कि आपको इतना पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है। इसमें से आपके 15 मार्क्स आएंगे। अब देखेंगे आज स्टार्ट करेंगे पर्यावरण शिक्षण के महत्व, और फिर देखेंगे पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, इसके महत्व क्या होते हैं। ईवीएस जो पर्यावरण शिक्षण है आपका, उसके महत्व क्या होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, हमें इसे पढ़ना क्यों चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है और इसके महत्व क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौशलों का विकास। फिर देखेंगे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले आप ईवीएस जो पेडागोजी पढ़ते हो, सबसे पहले पेडागोजी स्टार्ट करने से पहले आप जो भी पढ़ोगे
तो आपको बालक को केंद्र में रख के सोचना है। जो बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, उसको केंद्र में रखना है और उसके बाद आपको सोचना है कि जो भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो तो वो बच्चे को, बालक को केंद्र में रखकर ही आप दोगे कि क्या बच्चे के लिए क्या सही है, वही आप करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईवीएस का इतिहास। कुछ अभी जो ईवीएस है, जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उससे इतिहास इसका क्या रहा है, पहले क्या था सिलेबस, उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 1975 में नेशनल करिकुलम कमेटी ने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। 1975 में कब बोला गया? 1975 में नेशनल करिकुलम कमेटी ने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। आपको पॉइंट नोट करना, एक ही विषय। 1975 में क्या सिफारिश की गई कि पर्यावरण अध्ययन को एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसे 1975 में लागू किया गया। कक्षा 1 और 2 के स्तर पर इसे प्राकृत और सामाजिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया गया और कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 से सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग भाग होने चाहिए और इन्हें ईवीएस भाग 1 और भाग 2 कहा जाए। देखो 1975 अलग बात बोल रहा है कि ईवीएस को एक ही सब्जेक्ट, एक ही विषय होना चाहिए, बट 1975 में बोल रहा है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्तर के बच्चों के लिए प्राकृत और सामाजिक पर्यावरण दोनों शामिल किया गया और 3 से 5 तक की कक्षाओं के लिए विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग भाग होने चाहिए। इन्हें ईवीएस भाग 1 और भाग 2 के कहा जाए। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1975 में क्या बोला गया, तो 1975 में ईवीएस को एक ही विषय के रूप में आपको पढ़ाया जाना चाहिए। और 1977 में क्या बोला कि थर्ड से 5th क्लास के लिए सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग भाग होने चाहिए और इन्हें ईवीएस भाग 1 और भाग 2 कहा जाए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे एनसीएफ। एनसीएफ क्या बोल रही है? एनसीएफ के अनुसार आपको देखना है कि एनसीएफ क्या बोल रही है। तो सबसे पहले एनसीएफ ने बोला है, एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि ईवीएस को पूरे प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतिहास देख रहे हैं कि अब इतिहास में एनसीएफ कैसा था, किस टाइप की एजुकेशन थी, ईवीएस को किस टाइप से पढ़ाया जा रहा है। अब आप देखोगे एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि ईवीएस को पूरे प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, एकीकृत पाठ्यक्रम क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि एकीकृत मीन्स इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या होता है? जैसे कि आप हिस्ट्री को अलग पढ़ते हो, ठीक है ना, हिस्ट्री आपका अलग होता है, एसएसटी आप अलग पढ़ते हो, एंड आपको बायो अलग पढ़ाया जाता है, बॉटनी प्लांट के बारे में अलग, ज्योग्राफी पेड़ पहाड़ नदियों के बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जा रहा है, और बायो में आपको बॉटनी के बारे में, प्लांट्स के बारे में आपको बॉटनी में पढ़ाया जा रहा है। ये सभी सब्जेक्ट, जैसे आप अलग साइंस पढ़ रहे हो, अलग हिस्ट्री एसएसटी आप पढ़ते हो, अलग आप पर्यावरण शिक्षा पढ़ते हो, तो वो तीनों सब्जेक्ट को, पर्यावरण शिक्षा और दूसरा आपका सोशलॉजी जैसे सामाजिक अध्ययन और तीसरा आपका विज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपको एक सब्जेक्ट ईवीएस के रूप में पढ़ना है। इसी को बोलते हैं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, एकीकृत पर्यावरण या एकीकृत पाठ्यक्रम। आपको ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है जो एकीकृत हो। जैसे कि अगर पढ़ रहे हो ज्योग्राफी अलग पढ़ रहे हो, आपको साइंस अलग पढ़ाई जा रही है, तो ज्योग्राफी में भी आप वाटर पढ़ रहे हो और साइंस सब्जेक्ट में भी आप वाटर के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको वो दोनों जो सेम टॉपिक हैं, वो दोनों टॉपिक उठा के एकीकृत कर दिए गए, मतलब इंटीग्रेटेड कर दिए गए, दोनों टॉपिक को एक साथ मिला दिए गए। इसी को बोलते हैं एकीकृत पाठ्यक्रम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 ने कहा है, सिफारिश की है। उसके बाद हम देखेंगे
पर्यावरण शिक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षण का महत्व स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका महत्व क्या है। तो पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्या, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। पर्यावरण हमें पढ़ने से जो हमारी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम निदान में सॉल्व कर सकते हैं और पर्यावरण का संरक्षण, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने जो एनवायरनमेंट है उसको संरक्षण कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं पॉल्यूशन से। आपको इसमें पढ़ाया जाता है कि आप पेड़ मत काटो आसपास का। इसमें आपको सिखाया जाता है कि आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएं, पेड़ ना काटें। पेड़ काटोगे तो ऑक्सीजन कमी होगी, इससे प्रदूषण बढ़ेगा। ये सब चीज़ें आपको इसमें सीखती हो और पर्यावरण से आप अपने वातावरण का संरक्षण भी कर सकते हो और अपनी समस्याओं या वातावरण की समस्याओं का निदान भी कर सकते हो, निदान में सॉल्व भी कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने एनवायरनमेंट की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण के द्वारा इसके महत्व क्या है, पहला क्या है, आप अपनी समस्याओं का निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सीख जाते हो। और सेकंड है आपका, पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। जो हमारा पर्यावरण है उसको एक बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतनाओं को बढ़ाती है। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतनाओं को बढ़ाती है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। अब ये पॉइंट आप फिर से देखेंगे, नागरिक चेतनाओं को बढ़ाती है। हम पर्यावरण शिक्षण से जो चेतनाएं होती हैं हमारे, जो जैसे कि हमें कुछ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे वातावरण के लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, ये हमारी होती हैं चेतनाएं। ठीक है, नागरिक चेतनाओं को समाज में रह के सबका हित करना चाहिए। आप प्रदूषण ना करो, वातावरण में कुछ ऐसा ना करो जिससे कि वातावरण को हानि हो। ठीक है, आपकी वजह से कुछ वातावरण का नुकसान ना हो। ये सब चीज़ें आप पर्यावरण शिक्षण से नागरिक चेतनाओं को बढ़ाती हैं। ठीक है, आपकी चेतना को पर्यावरण पढ़कर आपको आपकी चेतना में बढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाएं, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है ना, तो एक दूसरे की क्रियाएं दोनों एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रही हैं, संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण शिक्षण से हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक जैविक, पर्यावरण शिक्षण से हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक जैविक क्या होता है, पेड़ पौधे और जानवर और अजैविक जैसे कि प्रकाश, वायु, जल इत्यादि। ठीक है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। जैविक में क्या आता है, जो भी लिविंग थिंग्स, जैविक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड अजैविक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। जैविक मीन्स होता है जो पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, ये सब आते हैं जैविक में। और अजैविक होता है प्रकाश, वायु, जल, ढलान, चढ़ाव, ये सब अजैविक में आ जाएगा। हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये पर्यावरण शिक्षण हमें बताती है कि जो जैविक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये हमें पर्यावरण शिक्षण से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण एवं उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताता है। पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण एवं उससे जनित दुष्प्रभावों से बताता है। सबसे पहले बताया प्रदूषण किससे हम कैसे रोक सकते हैं, किस किस चीज़ों से प्रदूषण होता है और कैसे हम उसको रोक सकते हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये सब हमें कैसे पता चलता है, पर्यावरण शिक्षण से हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौशलों का विकास। ठीक है, आप देखेंगे विद्यार्थियों में जो बालक है उसमें निम्नलिखित कौशलों का विकास करना। पर्यावरण शिक्षण से जो विद्यार्थी के कौशल हैं
उनमें कौन कौन से विकास देखने को मिलते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले आपका अवलोकन करना, पहचानना, अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, दर्ज करना, रिकॉर्डिंग करना, ये सब चीज़ें आप इन सब कौशलों का विकास हो सकता है। वस्तुओं का विभेदीकरण करना, वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना, वस्तुओं के बीच सहसंबंध स्थापित करना। अब समझते हैं अवलोकन करना। अवलोकन क्या होता है? आप कोई चीज़ एक अवलोकन करना मतलब जो किसी चीज़ को देखकर अपने ऊपर उतारना, ठीक है, धारण करना, इसे अवलोकन करना। पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, दर्ज करना, रिकॉर्डिंग करना। फिर आप देखोगे वस्तुओं का विभेदीकरण करना। आप दो वस्तुओं के बीच एक विभेदीकरण कर सकते हो कि ये वस्तु कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। इन दोनों के बीच एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्कर और कॉपी, तो आप देख सकते हो या दो मार्कर हो, एक 15 रुपये का हो, एक 20 रुपये को, तो आप विभेदीकरण कर सकते हो कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये आप विभेदीकरण कर सकते हो। फिर आप वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना सीख जाते हो। वस्तुओं के बीच सहसंबंध स्थापित करना सीख जाते हो। सहसंबंध क्या होता है? वस्तुओं के बीच या विषय के बीच सहसंबंध मतलब सेम चीज़। जैसे कि आप ईवीएस पढ़ रहे हो और अभी ईवीएस पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ डिजिट आते हैं, तो मैं बताऊँगी ये मैथ का पोर्शन है। ये सब सहसंबंध करना, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से या एक वस्तु का दूसरे वस्तु से सहसंबंध बनाना। फिर देखेंगे कल्पनाशील बनना या पूर्व अनुमान लगाना। इससे एक बालक कल्पनाशील बन जाता है और पूर्व अनुमान लगाना सीख जाता है। समस्याओं को पहचानना और हल सुझाना। समस्याओं को पहचानना सीख जाता है और हल करना सीख जाता है। किसी तथ्य की जांच करना, निष्कर्ष निकालना। संवेदनशील बनना, एक बच्चा संवेदनशील बन जाता है। उसके बाद देखेंगे चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, आरेख, लेखाचित्र आदि को पढ़ाना एवं बनाना। कौशल, कौन कौन से कौशल का विकास हो जाता है? कल्पनाशील, एक बालक कल्पनाशील बन जाता है, वो सोचने लगता है, सोचने विचारने लगता है कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, पूर्व अनुमान लगाने लगता है। समस्याओं को पहचानने लगता है और उसका हल सुझाने लगता है। किसी तथ्य की जांच करना या निष्कर्ष निकालना। उसके बाद संवेदनशील, एक बालक संवेदनशील बन जाता है। संवेदनशील क्या होता है? संवेदनशील कि किसी के वातावरण के प्रति या मनुष्य के प्रति गलत व्यवहार ना करना। संवेदनशील मतलब किसी के प्रति आप किसी को नुकसान ना पहुंचाना, एक संवेदनशील बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, फिर आप देखेंगे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आपका सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। वातावरण से एक बालक है वो किस तरह से सीखता है और क्या प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक होते हैं? तो दो कारक होते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत कारक और नेक्स्ट है आपका वातावरण। फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत कारक और आप नेक्स्ट है वातावरण कारक। व्यक्तिगत कारक क्या होता है? जब एक बच्चा, एक बालक अपने किसी व्यक्ति से सीखता है, जैसे अपने घर माता पिता से सीखता है, एक मित्र से सीखता है, तो वो व्यक्तिगत कारक हो गया। सीखने को, प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक एक व्यक्तिगत होता है, दूसरा आपका वातावरण होता है। व्यक्तिगत क्या? माता पिता से सीख सकता है, वो जो माता पिता से सीख रहा है या फिर एक मित्र सीख रहा है, वो व्यक्तिगत कारक हो। वातावरण क्या है? जो समाज में रह के अपने परिवेश से सीखता है, उसे वातावरण कारक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फिर देखेंगे स्किल, कौशल। कौशल कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। बालक में कौशल या जन्मजात कौशल भी होते हैं और कुछ अर्जित कौशल होते हैं। ठीक है, जन्मजात कौशल क्या होते हैं? जो जन्म से आपको कौशल मिले हैं वो आपके जन्मजात कौशल होते हैं। और अर्जित कौशल क्या होते हैं? जो आप वातावरण से सीखते हैं, जो आप वातावरण में रहकर अपने परिवेश से सीखते हैं, वो आपके अर्जित कौशल होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे जन्मजात कौशल कौन कौन से होते हैं, अर्जित कौशल ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू।